चिंटू का हुआ एक बड़ा एक्सीडेंट और एक्सीडेंट करने वाला भी और कोई नहीं बल्कि विक्की शर्मा है। गलती से विक्की ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। जहां पर उसे शालिनी का दिल जीतना था वहीं पर उसने शालिनी के साथ एक बड़ा हादसा कर दिया। अपने बच्चों पर चोट शालिनी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह घायल शेरनी विक्की शर्मा के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे कि विक्की शर्मा जिंदगी भर याद रखेगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विक्की शर्मा से, जहां पर विक्की शर्मा जाता है करण कुलकर्णी से मिलने के लिए और इन दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत हो उससे पहले ही करण कुलकर्णी 50 लाख रुपए लेकर खड़ा होता है। करण कुलकर्णी कहता है कि तुझे 50 लाख रुपए चाहिए थे ना विक्की शर्मा, ये रहे 50 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए ले और जो प्लान में था बिल्कुल वैसा ही करना। जरा से भी गलती ये करण कुलकर्णी बर्दाश्त नहीं करेगा। शालिनी को बदनाम करना है मतलब करना है। तूने 50 लाख मांगे थे ना, ये ले 50 लाख रुपए। यह देखकर तो विक्की शर्मा चौंक जाता है क्योंकि उसने तो मजाक मस्ती में 50 लाख बोल दिए थे। उसे थोड़ी ना पता था कि करण कुलकर्णी 50 लाख रुपए रोकड़ा लेकर उसके पास आ जाएगा। वो तो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक दिमाग का खेल खेलने वाला है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि शालिनी को मैं बदनाम नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो एक औरत है, वो एक महिला है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टाइम चलेगा, लेकिन हर टीवी चैनल पे बस वही न्यूज चले जा रही है। करण कुलकर्णी कहता है कि विक्की शर्मा क्या बातें कर रहा है तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तूने अपने पांव पीछे रखे तो। तेरे से सारी बातें पहले हो चुकी थी ना, अब तू इस खेल को छोड़कर नहीं जा सकता। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि करण कुलकर्णी तू इस तरीके से मेरी कॉलर नहीं पकड़ सकता, तू शायद मुझे जानता नहीं है। विक्की शर्मा हूं मैं, विक्की शर्मा। और मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि ये पैसे कम है, बल्कि इस बात का बुरा लग रहा है कि एक महिला का अपमान हो रहा है। चारों ही तरफ उस बेसहारा, उस लाचार सी औरत को लोगों ताने मार रहे हैं, लोगों बदनाम कर रहे हैं। करण कुलकर्णी कहता है कि इन चीजों से तुझे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। 50 लाख मिल गए ना, मैं तुझे और दे दूंगा, 50 लाख रुपए और तेरे को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तू इन सारी चीजों से पांव पीछे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर तूने ऐसा करने की कोशिश करी तो ये करण कुलकर्णी अपना असली रूप दिखा देगा और ना ही तेरे लिए वो अच्छा होगा और ना ही शालिनी के लिए। यहाँ पर बैठे बिठाए विक्की शर्मा को 50 लाख की जगह 1 करोड़ मिल चुके थे। 50 लाख तो अभी और 50 लाख कुछ दिनों के अंदर करण कुलकर्णी उसे लाकर दे देगा। यानी विक्की शर्मा की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ये सब कहने के बाद करण कुलकर्णी वहां से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं शालिनी को, जो कि अपने बच्चों के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल मैम के पास जा रही होती है। प्रिंसिपल मैम कहती है कि हम आपके बच्चों को टीसी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कर दिया, पूरे 3 लाख का इंतजाम, तो हम आपके बच्चों को टीसी नहीं देंगे। मैं बातचीत करूंगी और बच्चों को टीसी नहीं मिलेगी। इस वक्त तक शालिनी पहले तो गिड़गिड़ा रही होती है कि उसे बच्चों की टीसी नहीं चाहिए, उसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आप तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, आपको तो पता है कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती हैं। अगर वह यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो इससे स्कूल को भी लॉस होगा और मेरे बच्चों के भविष्य भी खराब हो जाएगा। प्लीज मैम कुछ तो करिए। मैम कहती है कि आप 3 दिन में पैसों का इंतजाम कर लीजिए, बाकी की चीजें मैं हैंडल कर दूंगी, क्योंकि यह गेम अब हमारे हाथ में नहीं है। उसी वक्त शालिनी को एक कॉल आता है और यह कॉल होता है विक्की शर्मा का। विक्की शर्मा कहता है कि हेलो शालिनी, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हमारे बच्चों की फीस भरनी है, मुझे सारी चीजें ऑलरेडी पता है। शालिनी कहती है कि आप बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। और रही बात पैसों की ना, तो आपके जैसे गिरे हुए इंसान से पैसे लेना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। मुझे अगर मजदूरी भी करनी पड़ी ना, मैं वह करने के लिए भी तैयार हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए। लेकिन आपके जैसे गिरे हुए इंसान से पैसे लेना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है और 3 दिन की मोहरत लेकर निकल जाती है। प्रिंसिपल मैम यहाँ पे समझ जाती है कि गेम पूरा का पूरा करण कुलकर्णी के हाथ में चला गया है, क्योंकि 3 दिन में 3 लाख रुपए का इंतजाम करना एक मिडिल क्लास गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो भी तब जब उसके ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हो, वो भी तब जब उसका पति मर चुका हो। जैसे ही शालिनी स्कूल के बाहर आती है वैसे ही उसे एक आदमी मिलता है। यह आदमी शिव प्रसाद देशमुख का दोस्त था। शालिनी कहती है कि आप कौन। उसी वक्त वो आदमी कहता है कि आप ये पैसे ले लीजिए। शालिनी कहती है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से पैसे नहीं ले सकती, आप मुझे अपना परिचय तो दीजिए। व्यक्ति कहता है कि मैं शिव भाव का दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करते थे और जब मैंने शिव भाव की न्यूज सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, आप ये पैसे ले लीजिए। लेकिन शालिनी पैसे लेने से इनकार कर देती है। उसी वक्त वो आदमी कहता है कि ये पैसे मेरे नहीं है बल्कि शिव भाव के हैं। शिव भाव ने मनाली जाने से पहले एक बहुत बड़े क्लाइंट का इंश्योरेंस किया था, 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस था। शालिनी याद करती है कि हाँ, शिव प्रसाद देशमुख ऐसा कह तो रहा था कि उन्हें एक बहुत बड़े क्लाइंट मिले, शायद ये वही क्लाइंट की बात कर रहे होंगे। व्यक्ति कहता है कि उस क्लाइंट से शिव भाव को 2 लाख रुपए मिले, इसलिए मैं आपको ये देने के लिए आया हूँ। शालिनी कहती है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं, ये मेरे पैसे थोड़ी ना है, ये तो शिव प्रसाद देशमुख के पैसे हैं। उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है लेकिन यह पैसे उनके जाने के बाद उनके बच्चों को ही काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। मैं चाहता तो नहीं भी देता, आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन शिव भाव का व्यवहार ही हमारे साथ कुछ ऐसा था कि मैं आपको पैसे देने के लिए चला आया। मैं आपको ढूंढ रहा था, आपकी चौल भी गया था, लेकिन
वहाँ पे मुझे पता चला कि आप स्कूल में गई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया ये पैसे देने के लिए। शालिनी इन पैसों को ले लेती है, लेकिन ये पैसे सिर्फ 2 लाख थे। अभी भी शालिनी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपयों का इंतजाम करना है, क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 दिन के अंदर उसके बच्चों को टीसी मिल जाएगी और उसके बाद मजबूरन ही सही लेकिन उसके बच्चों को किसी और स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि उसके बच्चों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख और बलराम ये दोनों ही शालिनी को देख रहे होते हैं, यानी ये पैसे भिजवाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे शिव भाऊ थे। शिव को पता है कि शालिनी को पैसों की जरूरत है क्योंकि उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। अब शिव प्रसाद देशमुख को भले ही लग रहा है कि शालिनी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन इसमें उसके बच्चों का क्या कसूर? उसके बच्चों को क्यों स्कूल से निकाला जा रहा है? वैसे भी ये पूरी जिम्मेदारी शिव प्रसाद देशमुख की ही थी कि वो अपने बच्चों की फीस भरे, इसीलिए वह 2 लाख रुपए तो दे देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि 2 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपयों की आवश्यकता है। 1 लाख रुपए और शिव प्रसाद देशमुख को कहीं से अरेंज करके देने होंगे, लेकिन अरेंज तो वो तब करेगा ना जब उसे पता चलेगा कि 1 लाख रुपए और चाहिए। शिव प्रसाद देशमुख बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो मन ही मन में ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पे सच्चाई का पता लगा कर रहेगा कि क्या शालिनी का सही में विक्की शर्मा के साथ अफेयर है या फिर ये विक्की शर्मा कोई अलग ही चाल चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इन सारी चीजों के पीछे कौन है, क्योंकि विक्की की हमारे परिवार से, शालिनी से या मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है पता लगाना होगा। इस तरफ हम शालिनी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ पैदल पैदल जा रही होती है, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही था। वो शिव प्रसाद देशमुख की यादों में खोई हुई होती है। उसे अभी भी सदमा लगा हुआ होता है कि उसके पति उसको छोड़कर जा चुके हैं। वो बस इंतजार कर रही होती है कि कैसे भी करके उसके पति आ जाए। उसके अंदर अभी भी उम्मीद जगी होती है, लेकिन भला मरा हुआ व्यक्ति कहाँ ही वापस आ सकता है। इतने में एक चोर आता है जो कि शालिनी के बैग पे नजर गड़ाए बैठे था, क्योंकि इसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, शालिनी और उस भाऊ की, कि कैसे वो भाऊ 2 लाख रुपए शालिनी को दे रहे हैं। इसीलिए वो तब से ही शालिनी का पीछा कर रहा होता है। वो सही मौका देखता है और उस वक्त शालिनी के बैग को छीन लेता है जिसके अंदर 2 लाख रुपए थे और छीन कर भागने लगता है। शालिनी को तुरंत होश आता है कि यहाँ पर तो चोरी हो गई, इसलिए शालिनी चोर 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 चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है। शालिनी के दोनों बच्चे भी पीछे से भाग रहे होते हैं। वह चोर आगे आगे भागता है, शालिनी पीछे पीछे, लेकिन शालिनी आखिर में उस चोर को पकड़ नहीं पाती है। शालिनी जमीन पे गिर जाती है और रो रही होती है। वो पीहू को कहती कि पीहू, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया, वो पैसे तुम्हारे स्कूल के एडमिशन के पैसे थे, तुम्हारे पा के पैसे थे। अब मैं कैसे उस चोर को पकड़ूंगी? मेरे पैसे चले जाएंगे, कैसे मैं पैसों का इंतजाम करूंगी? शालिनी इस वक्त कूट कूट कर रो रही होती है, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक गलत गलत घटनाएं घटती जा रही थी। उस बेचारी की भी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद शालिनी को आ जाता है करण कुलकर्णी का फोन। करण कुलकर्णी शालिनी को कॉल करके कहता है कि शालिनी, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। शालिनी कहती है कि आपने वैसे ही मेरे परिवार के साथ बहुत कुछ कर दिया है, मुझे आपसे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और आज के बाद आप मुझे फोन लगाना भी मत। लेकिन उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि शालिनी मेरी बात तो सुनो, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तुम इसकी सजा मेरे बेटे को दे रहे हो। तुम प्लीज इस केस से अपने पांव पीछे रख लो और कबीर को अपनी जिंदगी जीने दो, तुम्हारी छोटी बहन आराध्या को अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन शालिनी साफ इनकार कर देती है। शालिनी कहती है कि आपने और आपके पूरे परिवार ने किस तरीके से मुझे और मेरे पति को परेशान किया था, और अब तो मेरे पति की जान भी ले ली और पूरा का पूरा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है? मेरी उम्र भी 32 साल है और मुझे सारी चीज ऑलरेडी पता है कि इन सारी चीजों के पीछे आप ही का हाथ है। वो विक्की शर्मा को भी आपने ही भेजा है ना। उस वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि तुम गलत समझ रही हो शालिनी, तुम गलत समझ रही हो, मेरा इन चीजों के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो तुमसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी अच्छे से जिंदगी जियो, तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, साथ ही मेरे बेटे कबीर को भी जिंदगी जीने दो, बहुत ही जल्द उसकी पेशी होगी और प्लीज वहां पर कुछ गलत कारनामा मत करना। लेकिन शालिनी कहती है कि मैं तो बदला लेकर रहूंगी, आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना उससे मैंने सब कुछ खो दिया है, और अब क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है इसीलिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, किसी भी कीमत पे लड़ूंगी और कबीर कुलकर्णी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगी। इस वक्त तक आराध्या फोन को ले लेती है, लेकिन शालिनी का जवाब नहीं बदलता। शालिनी कहती है कि आराध्या, तूने और तेरे परिवार वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझसे अपने पति को छीन लिया, तो यह उम्मीद मत लगाना कि मैं बहन बहन के रिश्ते होने के कारण कबीर कुलकर्णी जैसे अपराधियों को जेल की सलाखों के बाहर घूमने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, वह जेल की सलाखों के भीतर जाने ही वाला है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी यानी कुछ भी। इस वक्त तक आराध्या रो रही होती, गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन शालिनी उसकी एक बात नहीं सुनती। वो तो कह देती है कि वह तो कबीर को जेल में भेज कर ही रहेगी, वो गवाही देगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ गवाही देगी। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि चिंटू का दिमाग खराब हो जाता है, यानी चिंटू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चिंटू कहता है कि आई, सभी लोग कह रहे हैं कि तूने पा को मार दिया, मुझे तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, तूने पा को भी मार दिया और उनके पैसे भी तेरे कारण चोर लेकर भाग गए। इस वक्त शालिनी चिंटू को समझा रही होती है, लेकिन चिंटू शालिनी की एक बात नहीं सुनता और वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते ही वो एक कार से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप
और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।